क्या रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है आप लोगों को? हाँ सर। ओके सर। यस सर। सर देखो, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, तो चलो, आज थर्सडे है और थर्सडे माने जीएसटी। जीएसटी माने सर इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरीके का होता है ना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आज के डेट में गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स किससे मिलता है सर, डायरेक्ट से कि इनडायरेक्ट से? इनडायरेक्ट से सर। परसेंटेज वाइज इनडायरेक्ट से कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाता है, और डायरेक्ट का थोड़ा तरीका है, एक आपका इनकम टैक्स, एक आपका कॉर्पोरेट टैक्स। तो उस हिसाब से देखो तो डायरेक्ट ही ज़्यादा है। बट अगर आप मतलब ओवरऑल अगर आप चेक करोगे कि हाउ मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न फ्रॉम टैक्सेशन, तो उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा एरिया प्ले करता है। ये चीज़ आप लोगों को मैं पहले भी ग्राफ दिखाया, आज भी दिखाऊंगा, कोई बात नहीं सर। और आज एक स्पेशल चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली बेसिक कवर कर दिया। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने कम्प्लीटली बेसिक लाइव क्लास किया, उनको भी अच्छे से बेसिक समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने बेसिक लाइव क्लास में नहीं कर पाया, या फिर बेसिक किसी कारण से मिस हो गया हो, उनके लिए बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार फ्रेशली कर लो सर। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। हाँ सर, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो बैकअप करके। রাহুল করেছিস জিএসটির বেসিক্সটা? স্যার 3টের মধ্যে 2টো করেছি আর ওই আচ্ছা, 1 নম্বরটা আমার হয়নি। আমার একটা কথা ছিল, আপনি হ্যাঁ যেমন বল ওই যে বল। ১ম ভিডিওটাতে যে চেইনটা দেখিয়েছিলেন, যেটাকে হুম সাপ্লাই চেইন বলি, ওর মধ্যে তো ম্যানুফ্যাকচারটা সবই ঠিক আছে। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারের কাছে যে র মেটেরিয়ালটা আনে সাপ্লায়ার, হুম ওর হুম কোনো হুম। ট্যাক্সটা লাগে না? হ্যাঁ নাকি ওই থাকে, জায়গা থাকে থাকে। এর অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিই কি ম্যানুফ্যাকচারিং লেভেলে, আচ্ছা, স্টার্টিং লেভেলে ও কোনো ট্যাক্স দিচ্ছে না। এটা জাস্ট চেনটাকে পুট করার জন্য। কিন্তু এরকম নয় কি ম্যানুফ্যাকচারার যখন কারোর থেকে র মেটেরিয়াল কিনছে তখন জিএসটি দিচ্ছেন, দিচ্ছে। ঠিক ওটাই আছে, বুঝতে পারছি। জিএসটি দিচ্ছে এরকম না, কিন্তু এটা জাস্ট ফর দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস আমরা ধরে নিচ্ছি কি ম্যানুফ্যাকচারারই প্রোডাক্টটাকে ম্যানুফ্যাকচার করছে এবং ওর থেকেই বাকি র মেটেরিয়াল গুলো নিচ্ছে। তো এতে কি হয়, একটা কোথাও না কোথাও তো একটা চেইন স্টার্ট করতে হয়, তো সেই জন্য ওটা ওইভাবে বোঝানো হয়ে থাকে। রিয়েল লাইফে এরকম নয় কি ম্যানুফ্যাকচারার জিএসটি বিনা জিএসটি তে প্রোডাক্ট কিনছে। বুঝতে পারলে? এগুলো আরো বোঝাবো যখন আমরা आईटीसी তে যাব। जब आईटीसी में पहुंचेंगे ना सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसमें হ্যাঁ, और डिटेल्स में बात करें। ठीक है, ओके सर। बस यही डाउट था क्या एक? हाँ राहुल, হ্যাঁ স্যার এটাই ठीक ছিল। है, বাদবাকিগুলো তো ओके অ অঙ্ক আর এই টেস্টেরই ছিল। ওটার মধ্যে কোনো অসুবিধা হয়নি। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा तो फिर सर आज का क्या टॉपिक है सर? सर आज का टॉपिक है बेसिक से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने जीएसटी बेसिक्स तो मैंने किया, इंट्रोडक्शंस कवर किया आप लोगों के साथ। स्पेशली आप लोग जीएसटी बेसिक का एक पूरा कंप्लीट आइडिया तो ले लिया, लेकिन अभी हम लोग ना बेसिक से थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। और अच्छा, मैं एक चीज़ बोला था आप लोगों को कि मैंने लास्ट क्लास में, इससे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर बेसिक से, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से कैसा कैसा क्वेश्चंस हो सकता है ना, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप लोगों के पास नोट तो है सभी के पास, अगर बाई चांस नहीं है तो प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम मी। ठीक है, व्हाट्सएप करो सर, मैं शेयर कर दूंगा। और अनदर थिंग, कि आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन लेवल से वेरियस क्वेश्चंस है, कम से कम 13-14 क्वेश्चंस है, जो आपको इंट्रोडक्शन लेवल में क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप में, इसका आइडिया लग जाएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों को ना शेयर करूंगा जीएसटी से इजी से टफ, माने केस स्टडीज नॉर्मल क्वेश्चन से लेके केस स्टडीज क्वेश्चन तक कैसे कैसे सवाल एमसीक्यू टाइप में हो सकता है, इसका मैं आप लोगों को एमसीक्यू कुछ शेयर करूंगा। इससे आप लोगों को ना जीएसटी का शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये सारे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सुविधा होता है कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, तो एक तरीके से पूरा चैप्टर ही कवर अप हो जाता है, और छोटा छोटा क्वेश्चंस तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर कवर हो ही जाएगा, है ना सर? छोटा मोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चंस के अंदर कवर हो ही जाता है। सो
इस एंगल से देखो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं नोट शेयर कर दिया होगा, या फिर नहीं है तो फिर मेरे से ले लो, और आप ना ये 13-14 क्वेश्चंस ना गो थ्रू करो, और बेसिक्स ऑफ जीएसटी पे एक टेस्ट दे डालो सर, ठीक है। मैं बहुत जल्दी बोलूंगा आप लोगों को कि कब टेस्ट देना है जीएसटी के ऊपर। जुलाई में टेस्ट होगा सर, अभी नहीं। इस मंथ पे और टेस्ट अरेंज नहीं करेंगे, जुलाई से टेस्ट अरेंज करेंगे, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब टेस्ट के लिए आना है, या फिर ऑनलाइन में देना है तो कैसे देना है। फिलहाल স্যার मैं বলছি এমএ हम्म, ইন্টারমিডিয়েটের কি অ্যাডমিট কি দিয়ে দিয়েছেন এখনো দেরি আছে? না না এখনো দেয়নি, দেবে, দিলে জানতে পারবে, এখন দেরি আছে। ठीक है, ओके। तो सर आज क्या होगा? सर आज होगा सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या बताएंगे सर? सप्लाई, सप्लाई समझते हो सर? सप्लाई तो इकोनॉमिक्स में सुने होंगे, डिमांड सप्लाई, बट ये जीएसटी का सप्लाई है। क्या है सर ये? सप्लाई अंडर जीएसटी। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। माने जीएसटी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि बिना सप्लाई का जीएसटी नहीं होता है। माने अगर कोई प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हुआ है या सर्विस सप्लाई नहीं हुआ है, तो जब तक सप्लाई नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा आप उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, बात इतना गंभीर है। विदाउट एस्टेब्लिशिंग सप्लाई आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो सप्लाई को प्रूव करना जीएसटी के लिए बहुत जरूरी बात है। तो ये जीएसटी का ना एकदम, क्या बोले सर, पिलर है, पिलर। यानी जीएसटी पूरा सप्लाई पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है सर? सप्लाई पे। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी बात कर रहा था, एक सेकेंड। जैसे आप लोगों को मैं भी बता रहा था ना कि जीएसटी से गवर्नमेंट को कितना अर्निंग हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पाई चार्ट देखो, ऑलमोस्ट 17% के आसपास, 16 to 17% गवर्नमेंट कमाते हैं जीएसटी से। तो सर जीएसटी से अगर इनकम गवर्नमेंट करता है, तो आप सोचो कि सप्लाई अंडर जीएसटी को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है। मानिए आप समझ रहे हो सर, इनकम टैक्स से कमा लेते हैं 15%। टोटल अगर गवर्नमेंट को 100 रुपीज इनकम होता है, तो 15 पैसा कमा लेते हैं इनकम टैक्स से, 15% कमा लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से, ठीक है। कस्टम्स और यूनियन एक्साइज एक्साइज ड्यूटी वगैरह से 3-4% कमा लेते हैं। 16% के आसपास कमा लेते हैं जीएसटी से। किससे सर? जीएसटी से। और बाकी जो है गवर्नमेंट लोन लेके भी कुछ अपना फंड जुगाड़ करते हैं, और कुछ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट भी है, और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। बट एक बात आपको याद रखना चाहिए सर, आप सभी को ऑलवेज, कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स टैक्स होता है सर, ठीक है। और उस टैक्स के अंदर जीएसटी एक वन ऑफ द टॉप कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए सप्लाई को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज ना आपको मैं सप्लाई का पूरा कंप्लीट एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ सर? ओवरव्यू, सप्लाई रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो पहले ना ओवरव्यू सुन लो, फिर मैं आपको कंप्लीट केस स्टडीज वाइज बताऊंगा कि जैसे केस स्टडीज वाइज मैं आपको ये समझाऊंगा कि मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ केस लॉ के साथ साथ कि सप्लाई क्या है, सप्लाई में अगर कोई बिना कंसिडरेशन का सप्लाई हो रहा है। कंसिडरेशन समझते हो? कंसिडरेशन माने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना, माने कंसिडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन वर्ड जो है ये आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बिजनेस लॉ में भी पढ़ते होंगे। अगर आप लोग लॉ का क्लास करते हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। समथिंग इन रिटर्न, है ना। तो मैंने कोई भी चीज दुनिया में, जैसे आप हम लोग कहीं दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, तो आप मोबाइल फोन परचेज करने जाते हो। मोबाइल फोन दुकानदार आपको देता है, तो बदले में आपका जो पेमेंट है आपको करना पड़ता है आपको। दुनिया में सब चीज समथिंग इन रिटर्न होता है सर, है ना। समथिंग इन रिटर्न, क्वाइट प्रो क्वो, है ना, या क्विड प्रो क्वो, जो भी बोलो। समथिंग इन रिटर्न कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, लेकिन सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी होता है। माने बिजनेस में सप्लाई तभी हो पाएगा
जब वहां पर कुछ समथिंग इन रिटर्न है, मैंने आप पैसा दे रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, तो सप्लाई है। बिना फ्री का चीज सप्लाई में नॉर्मली काउंट नहीं होता है। यस, देयर इज अ एक्सेप्शनल सिचुएशंस जब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई एस्टेब्लिश किया जाता है, बट वो एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस है। आगे आगे समझ में आ जाएगा सर कि बिना कुछ पेमेंट लिए हुए आप किसी को कुछ सप्लाई कर रहे हो, बट फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, ये कोई नॉर्मल सिनारियो नहीं है, इट्स एक्सेप्शनल सिनारियो। आगे आगे केस लॉ करके समझाऊंगा कि ऐसा सिनारियो कब होता है, कैसे होता है। फिर मैं आपको धीरे धीरे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बताऊंगा। एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, वही मैं बता रहा था कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई एस्टेब्लिश हो सकता है, बट हाउ, इट्स अ बिग क्वेश्चन। Activities classified as either supply of goods or supply of service. Activity is neither the supply of goods nor the supply of service. And concept of composite and mixed supplies. Sir, mixed supply, composite supply कैसा होता है? जैसे मानो सर गिफ्ट पैक होते हैं ना, एक गिफ्ट पैक के अंदर वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, एक चीज नहीं होता, सब अलग अलग दाम का चीज होते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पैकेट के अंदर 5 प्रोडक्ट है मानो, लेकिन सबका जीएसटी रेट अलग है। किसी का 18% जीएसटी है, तो किसी का 12% जीएसटी है, तो किसी का 5% जीएसटी है, तो किसी का 1% जीएसटी है। मैंने अलग अलग रेट का प्रोडक्ट को मिला के अगर आप एक गिफ्ट पैक बना रहे हो, तो फिर उसका जीएसटी एप्लीकेशन क्या होगा? कॉम्पोजिट या मिक्स्ड? क्या डिफरेंसेस हैं आगे आगे बताऊंगा सर, आगे आगे बताऊंगा। और यही चीज आपको सप्लाई अंडर जीएसटी में बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि जरूर बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कि कई बार हम लोग देखते हैं कि एक पैकेज बना के अलग अलग प्रोडक्ट सर्विस मिला के बेच रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड करके रखा है। तो कौन सा रेट लगाएंगे, है ना? विच रेट शुड बी यूटिलाइज्ड, विच रेट शुड बी फिक्स्ड? ये बहुत ही जानने वाला विषय है सर, बहुत समझने वाला विषय है। तो ये सब चीजों में बात करेंगे सर। तो मैं आपको जैसे कि बोला कि मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा फोकस करो। ये एकदम शॉर्ट, ये समरी नोट्स है, ओवरव्यू नोट्स, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? सो ओवरव्यू नोट्स। आप लोग मेरे से ये कलेक्ट कर लेना सर। हर चैप्टर का मोटा मोटी ओवरव्यू नोट्स होता है मैक्सिमम केस में। वो नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने अगर किसी को कॉन्सेप्ट चाहिए चैप्टर का, सिर्फ कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है हम भूल गए, मानो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई सप्लाई क्या है, तो पूरा स्टडी नोट्स जो है वो बड़ा होता है सर साइज में। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? ओवरव्यू नोट्स, या फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट नोट्स भी बोलता हूँ, ठीक है? चलो सर, अभी तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं है, अभी तो मैं बताना चालू ही किया, अभी तो बस गाड़ी स्टार्ट हुआ है, अब आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है सर? पहला लाइन देखो आप, फर्स्ट लाइन क्या बता रहा है? अंडर जीएसटी सप्लाई इज कंसिडर्ड टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स। मैंने किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाना है तो उसका एक इवेंट होना चाहिए ना। जैसे आप लोगों को पता हुआ अकाउंट्स में भी इवेंट वर्ड यूज होता है। इवेंट माने, हाँ सर, इवेंट क्या होता है? अकाउंटेंसी में भी इवेंट वर्ड यूज होता है। इवेंट माने कोई पर्टिकुलर, जिसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर घटना, है ना सर? कोई पर्टिकुलर घटना माने एक पर्टिकुलर सिचुएशंस, माने कुछ तो बात होगा भाई, टैक्स क्यों लगा रहे हो? हमारा दुकानदार प्रोडक्ट सेल कर रहा है तभी जाके जीएसटी लगेगा। तो इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्स चार्ज करने का। जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे लगाने का क्या इवेंट है? चार्जिंग ऑफ टैक्स बोलते हैं उसको। तो चार्ज कर रहे हैं आप किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस पे, है ना? कभी 18% तो कभी 28%। तो जिस पर्टिकुलर इवेंट पे वो टैक्स लग जाता है उसे कहते हैं सप्लाई, उसे कहते हैं सप्लाई। तो सप्लाई इज कंसिडर्ड अ टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स। The liability to pay tax arises at the time of supply of goods or services. Point to be noted, sir. The liability to pay tax arises at the time of supply of goods or services. इसीलिए thus determining whether or not a transaction falls under the meaning of supply is important to decide GST applicability. कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस रियल लाइफ में सप्लाई है या नहीं,
ये आइडेंटिफाई करना जीएसटी एप्लीकेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी क्या सच में इसमें जीएसटी लगाएंगे या नहीं? तो जीएसटी लगना या ना लगना डिपेंड करता है सप्लाई पे। अगर सप्लाई एस्टेब्लिश नहीं होता है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर सप्लाई एस्टेब्लिश होता है तो जीएसटी लगेगा। अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा कंपैरिजन भी दूंगा कि वैट के टाइम पे क्या था, माने जीएसटी आने से पहले। जैसे जीएसटी कब आया सर, आप लोगों को पता है? मैंने आप लोगों को टाइमलाइन पढ़ाया पहले भी। जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा वास्ट हुआ करता था, बट मेनली वैट था, सर्विस टैक्स था, है ना? आपका सेंट्रल सेम वैट या सेंट्रल टैक्सेस था, सीएसटी बोलते थे, है ना? तो वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी और भी बहुत सारे टैक्स मिला के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, लेकिन मेनली वैट था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था। तो पहले के कॉन्सेप्ट में अंडर दी पुराने इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ऐसा कोई सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट पुराने सिस्टम में नहीं था। पुराना सिस्टम ज्यादा पुराना नहीं है, मैं कोई आदम जमाने का बात नहीं कर रहा हूँ सर। जीएसटी कब आया है हमारे देश में? 2017 फर्स्ट ऑफ जुलाई, है ना? 16 में एक्ट पास हुआ है और 2017 के 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हुआ है। ये 2023 का जुलाई आएगा तो 5 साल पूरा हो जाएगा, है ना सर? 5 नहीं, 6 साल, 6 साल पूरा होगा ना? 17 4 21 22, हाँ 6 साल पूरा होगा। लेकिन आज से 5-6 ईयर्स एगो, आज से 5-6 साल पुराना बात अगर देखो, तो उस टाइम पे सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर 5 से 6 साल पहले क्या था, इससे हमें क्या लेना देना? सर ऐसा सवाल ना करे, लेना देना होना चाहिए, है ना? यानी कोई भी चीज कहाँ से आया है, कैसे बना है। और एक्चुअली देखो, ये जीएसटी एक न्यू लॉ है, इट्स अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, वैट से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो ऑब्वियस बात है कि आपको पता होना चाहिए। और सवाल भी पूछते हुए ना, आप लोग इंट्रोडक्शन लेवल में भी मैंने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है? सीए इंस्टीट्यूट बोलो, सीएमए इंस्टीट्यूट बोलो, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट बोलो, सभी को ना इस चीज पे फोकस किया गया है। सभी इंस्टीट्यूट ने बोला स्टूडेंट को जानना चाहिए कि भाई वैट और करंट जीएसटी लेवल में क्या फर्क है। वैट के टाइम पे प्रोडक्ट प्राइस क्या होता था, जीएसटी कैसे, वैट कैसे चार्ज होता था, आईटीसी का क्या प्रॉब्लम वैट लेवल में था, आज का वैट जीएसटी आने के बाद क्या सुविधा हुआ है, ठीक है? किस तरह का फैसिलिटीज जीएसटी देता है जो पहले वैट में नहीं मिलता था। ये सब सवाल है एग्जाम में भी, ठीक है? और ये आज भी बहुत ही चर्चित विषय है, माने इट्स वेरी डिस्कशंस वाला मैटर है कि पहले का वैट और आज का जीएसटी। क्योंकि सर जीएसटी आते आते 2000 से लेके 2017 17 साल लग गया। 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तब का एनडीए गवर्नमेंट बने, तब बीजेपी कंप्लीटली नहीं आ पाया था पॉलिटिकल एरिया में। एनडीए गवर्नमेंट उस टाइम पे जीएसटी को एक्चुअली फर्स्ट टाइम बोला था। देन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइम से ये जीएसटी को फोकस किया जा रहा है। और बीच में कांग्रेस का सरकार था, मानी यूपीए का गवर्नमेंट था, वो मिलीजुली सरकार होने से दिक्कत होता है। फिर 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और बीजेपी अकेला सरकार बनी, माने किसी के साथ गठबंधन या किसी के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव होने का जरूरत नहीं पड़ा, अकेला ही बीजेपी सरकार बनाया। और तब जाके ये सुविधा हुआ कि किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा, एक गवर्नमेंट अपने आप से जीएसटी को अप्रूव कर पाए। तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट मिल गया सर। तो इतना समय लगा एक एक्ट को पास कराते कराते, देश में एप्लीकेबल कराते कराते, तो कोई नॉर्मल बात थोड़ी है सर। जो भी हो, अब आगे देखो सर। तो जीएसटी आने से पहले अंडर दी ओल्ड indirect tax regime, old indirect tax regime, there was no concept of supply. The stage at which the indirect taxes were levied, मैं इतिहास का बात कर रहा हूँ 2017 से पहले, before 2016. The stage at which indirect taxes were levied varied under different tax laws. The excise duty was charged on goods manufactured when they were taken out of the factory. Service tax was levied based on certain rules known as point of taxations. And for or service rendered, VAT would arise on the value of sale of goods or provisions of service. The present system has merged all taxations to maintain a single tax level. Sir, this is called revolution. This is called revolution. सिंप्लीफाइड हुआ, टैक्सेशन सिंप्लीफाइड हुआ, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। सर कैसा अपग्रेडेशन? सर पहले आप सोचो कि अलग अलग
इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था। ये मैंने बेसिक्स में बोला हुआ है आपको, आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में ये सब सुना है, वहां पर मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि जीएसटी आने से पहले कौन था, क्या था, क्या किस तरह का होता था। तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम भी था। प्रॉब्लम क्या बोलेंगे सर, तब का सिचुएशन है। तब क्या होता था कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेवल से एक गोडाउन से निकलता था तो उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता था। आजकल एक्साइज को जीएसटी के साथ मार्च कर दिया गया। ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके गोडाउन से निकलेगा, एक्साइज ड्यूटी। सर्विस के लिए प्रोडक्ट जाएगा तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, सर्विस जहां रेंडेड होगा उसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। वैट के लिए अलग सिचुएशन, जब सेल होता था उस टाइम पे तो अलग अलग इवेंट हो रहा है ना, सर्विस टैक्स का इवेंट अलग होता था, वैट का इवेंट अलग होता था, एक्साइज का इवेंट अलग होता था, तो हर चीज का अलग अलग इवेंट। लेकिन जीएसटी आके सिंगल इवेंट पे टैक्स चार्ज को कनेक्ट कर दिया, सिंगल इवेंट। ये एक पर्टिकुलर इवेंट कि भाई सप्लाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन सप्लाई आइडेंटिफिकेशंस को लेके मुद्दा बहुत गहरा है। सप्लाई आइडेंटिफिकेशंस को लेके मुद्दा जो है ना, वो थोड़ा गहरा मुद्दा है, समझना पड़ेगा सर, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा और इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग रेडी हो समझने के लिए। चलो, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में ये बताएंगे कि व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटी क्या है। चलो, ये कुछ सवाल का जवाब है जो अभी ढूंढने के अंदर, ठीक है, ढूंढने के अंदर इसको अभी ढूंढना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कबीर जी का एक गाना याद आ गया। कबीर कबीर जी होते हैं ना, जिनका बहुत फेमस दोहा होते हैं सर, संत कबीर। तो संत कबीर का दोहा, आई डोंट नो आप लोग सुनते हो कि नहीं, मैं तो बहुत सुनता हूँ सर, मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं भी बोलूंगा आप लोग सुना करो, बिकॉज बहुत मीनिंगफुल दोहा होते हैं। तो संत कबीर जी का एक दोहा है। तो उसमें कबीर जी एक लाइन को बता रहे हैं, यानी बेसिकली लोगों को स्पिरिचुअली इंस्पायर करते थे उन दिनों, आज से 300-400 साल पुराना बात है। तो इसमें एक लाइन है, बोलते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे, मैंने मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने भगवान के लिए बोल रहे हैं, हम लोग भगवान को ढूंढते हैं ना, अल्लाह भगवान, गॉड को ढूंढते हैं। तो उसमें वो बता रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो बेसिकली हम लोग जीएसटी को कहाँ ढूंढ रहे हैं, जीएसटी हमारे पास है, ठीक है। तो वही बात, मुझे गाना याद आ गया था। What is supply under GST? Supply include sell, supply include transfer, supply include exchange, supply include barter, license, rental, lease, disposal. सर क्या बात कर रहे हो? If a person undertake either of these transactions during the course of furtherance of business for consideration माने बदले में कुछ लेना पड़ेगा, फ्री में नहीं, नॉट फॉर फ्री, फ्री के लिए नहीं होना चाहिए, बदले में कुछ लेना पड़ेगा। किसी को कुछ बेचने से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है, अगर आप दुकान चलाते हो, कुछ सेल कर रहे हो, तो बदले में पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो? हेलो सर, बोलो, बहुत देर से कुछ पूछे नहीं। प्रोडक्ट सेल करोगे तो पेमेंट तो लोगे ना? ये सर नो, अरे बताओ जरा, किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, पेमेंट तो कलेक्ट करोगे ना? तो ये जो पेमेंट कलेक्ट करना होता है, इसको कहते हैं कॉन्सिडरेशन। क्या कहते हैं इसको? कॉन्सिडरेशन, ठीक है। तो सप्लाई में ऑलवेज कॉन्सिडरेशन होता है, हाँ एक्सेप्शनल है, आगे बताऊंगा। तो सेल करो, ट्रांसफर करो, एक्सचेंज करो, बार्टर करो, लाइसेंस दो, रेंटल दो, लीज दो, डिस्पोजल दो, हर केस में डिस्पोजल मैंने जब एसेट एकदम परमानेंटली डिस्पोज हो जाता है, ठीक है। परमानेंट डिस्पोजल क्या होता है, मैंने एकदम वो कबाड़ी वाला को बेच देना, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्ट्रॉय करना, उस टाइम पे भी कुछ पेमेंट मिल जाता है। ये सभी चीज जीएसटी में अप्लाई हो जाता है सर। हर चीज में जीएसटी लग सकता है और हर चीज में आप सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सप्लाई आइडेंटिफाई मैंने सिर्फ सेल नहीं, सेल का एक रूप नहीं सर, सेल का अनेक रूप है। यानी सप्लाई का एक रूप नहीं, मतलब नॉर्मल लोगों को क्या लगता है कि सेल मैंने सप्लाई, बट सप्लाई इज बियॉन्ड दैट।
सप्लाई माने सिर्फ सेल नहीं होता, सप्लाई माने लीज भी होता है। आप किसी को अपना कोई प्रोडक्ट कुछ सालों के लिए लीज दे देते हो। लीज माने लॉन्ग टर्म रेंट, लीज माने लॉन्ग टर्म रेंट, इसे भी सप्लाई कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज अ पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। लीज में क्या होता है, सपोज आपके पास एक मानो एसेट है, ठीक है, कोई कार है, कोई फर्नीचर है, ठीक है, कोई मशीन है, मशीन का लीज में देने का बहुत मार्केट में प्रैक्टिस है। तो अगर किसी के पास कोई मशीन है, वो मशीन किसी और को लीज पे दे रहा है, तो लीज पे देने के टाइम पे कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, जब किसी को कोई प्रॉपर्टी लीज पे दिया जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी बेच दिया। नहीं सर, लॉन्ग टर्म यूज करने का राइट दिया, लॉन्ग टर्म यूज करने का राइट दिया। कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज फॉर ए पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल माने ओनरशिप, टाइटल माने ओनरशिप। बिना ओनरशिप का लॉन्ग टर्म के लिए किसी को कोई एसेट यूज करने के लिए देने को भी सप्लाई कहा जा सकता है। ठीक है सर, इसको कहते हैं लीज। लीज की सप्लाई हो सकता है नहीं होता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज के बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर, इसके बारे में आप लोगों को अच्छा नॉलेज है क्या? आप लोगों ने कभी ऑनलाइन में मोबाइल एक्सचेंज किया? कभी ऑनलाइन में मोबाइल एक्सचेंज किया रे? बताओ ना। नो सर। नो सर, लेकिन जानते हो होता है ऐसा। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा होता है, ये नॉलेज है? हाँ सर, हाँ है, हमें सुना है। यस सर, अमेजोन में भी होता है, फ्लिपकार्ट में भी होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपना मोबाइल को एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर लैपटॉप यहाँ, पर कितना है? हाँ लैपटॉप में भी होता है, यस लैपटॉप में भी होता है। ठीक है, जैसे एक्सचेंज ऑफर में फ्लिपकार्ट में मुझे ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखा लेता हूँ, कोई बात नहीं सर। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट, ये देखो। अगर मानो कि आपको क्या चाहिए सर, मोबाइल, चलिए मोबाइल में ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोबाइल एक्सचेंज, लिखने में दिखाए एक्सचेंज ऑफर। चलो ये वाला फोन देखते हैं, क्या एक्सचेंज ऑफर मिलता है कि नहीं, देखते हैं। यस मिलेगा। क्या लिखा सर, बाई विथ एक्सचेंज, बाई विथ एक्सचेंज। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर पिन कोड दे देता हूँ, मेरा पिन कोड मैं पुट कर दिया। ये देखो सर, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप पूरा चेक करा सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए दिखाया। क्या सर, तो अगर आप ये वाला मोबाइल एक्सचेंज करोगे अपने पुराने मोबाइल के साथ, विदाउट एक्सचेंज आपका दाम पड़ेगा 8,499, यानी 8,500 ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करोगे, ठीक है, पुराने मोबाइल को, तो आपको 7,900 का पड़ेगा। कितना डिफरेंस पड़ गया रे, 600 का। इससे भी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं, 3,000 3,500 का भी ऑफर मिलता है, मैंने देखा। ठीक है, थोड़ा महंगा फोन पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, अगर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा जरूर मिल जाएगा। ये तो मैंने चेक किया। अगर मैं प्राइस हाई टू लो करूँ, जैसे मानो कि सैमसंग गैलेक्सी 1,71,000 समथिंग है, इसका एक्सचेंज ऑफर नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन एक्सचेंज ऑफर होने से ही ना आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपको वापस में लेके आ जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक्सचेंज में जो आप डिफरेंस अमाउंट देते हो ना, एक्सचेंज में जो डिफरेंस अमाउंट देते हो, तो स्वैप, स्वैप माने एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट,
जिसको एक्सचेंज बोलते हैं, पुराने के बदले नया और बीच का डिफरेंस पे करना है। फॉर एन इक्विवेलेंट विथ यूज ऑफ मनी, हल्का सा मनी देना है और कुछ आप एक्सचेंज कर रहे हो। तो जब आप एक्सचेंज भी कर रहे हो ना, वो भी सप्लाई के अंदर आता है। एक्सचेंज में भी अगर कोई चीज खरीदते हैं कोई, वो भी सप्लाई का पार्ट है सर जीएसटी में, तो उसमें भी जीएसटी लग जाएगा। पॉइंट बी नोटेड। आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है सप्लाई? बिकॉज अगर आप सप्लाई को आइडेंटिफाई करोगे तभी ना जीएसटी चार्ज करोगे। और सप्लाई आइडेंटिफाई करने का कोई सिर्फ एक सिंगल सेल का मैटर नहीं है। सप्लाई आइडेंटिफाई करने का सेल के अलावा, सेल को छोड़ के और भी चीजें हैं जहां जहां सप्लाई होता है, जैसे कि लीज, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। गुड्स का ट्रांसफर हो गया बट टाइटल ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रहा है। बार्टर माने कंप्लीटली एक के बदले दूसरा, कंप्लीटली। बार्टर माने क्या होता है? ये पुराने जमाने में ज्यादा चलता था, आजकल भी देखने को मिलता है सर। जैसे ओल्ड टाइम पे, यानी इन द प्रिमिटिव टाइम क्या होता था, किसी के पास अगर हाथी है माने एलिफेंट है, तो वो एलिफेंट बेचता था, बदले में हॉर्स ले लेता था। माने कि मानो हॉर्स और एलिफेंट को अगर मैं इक्विवेलेंट मानूं, ठीक है, वैल्यूएशन वाइज, तो हॉर्स मानो ए के पास है एलिफेंट, बी के पास है हॉर्स। ए बी को अपना एलिफेंट बेचेगा और बी उसको अपना हॉर्स दे देगा। बीच में अगर कुछ पैसा का सेटलमेंट नहीं होगा, ये कंप्लीटली बार्टर सिस्टम होता है। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट बार्टर सिस्टम। आप अपना पुराना गाड़ी देख के भी ऐसा करते हो ना, जैसे एक्सचेंज में होता है। बार्टर भी किसी किसी फील्ड में आजकल भी देखा जाता है। तो एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर विदाउट मनी, एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर विदाउट, इसे कहते हैं बार्टर। एक्सचेंज में मनी का यूज हो सकता है पर बार्टर में कोई मनी का यूज नहीं। बट ये भी सप्लाई है, इसमें भी गवर्नमेंट वैल्यूएशन ढूंढेगा। आगे आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सप्लाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये भी जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये अलग चैप्टर है सर, पहले सप्लाई तो समझ लो फिर वैल्यू समझ जाएंगे। जीएसटी एक अलग ही लेवल का चीज है। सरकार को पैसा कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है जीएसटी। तो इसके बारे में आप पढ़ने के टाइम पे, ये लॉ है, पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सा बोरिंग फील आ सकता है, बट एक चीज आप जान के रख लो सर, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स में से एक सोर्स है जीएसटी। तो इसको ना हल्का से मत लो, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल आपको पता है मार्केट में कितने सारे लोग सिर्फ जीएसटी के ऊपर काम करते हैं, है ना। दुकानदार लोग अगर जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा तो उनका क्या प्रॉब्लम होता है। तो जीएसटी को हल्का से मत लो, है ना। ये कैश काउ है कॉमर्स प्रोफेशनल्स का, ये कैश काउ है। एज ए चार्टर्ड, एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये आप लोगों को कैश काउ है। मैंने जीएसटी का काम करके जीएसटी रिलेटेड मैटर को लोगों को सॉल्व करवा के, ठीक है, जीएसटी फाइलिंग वगैरह करके अच्छा खासा मार्केट डिमांड है सर काम का। सो जितना नॉलेज रखोगे उतना फायदा कंसल्टेंट के हिसाब से। लाइसेंस, मार्केट में लाइसेंस भी सेल होता है। परमिशन ग्रांटेड टू एक्सरसाइज सर्टेन प्रिविलेजेस, जैसे ये जो टेलीफोन लाइन जो चलता है, ये जो मोबाइल चलता है, मोबाइल का जो टावर है, नेटवर्क है, ये नेटवर्क लेना पड़ता है सर, नेटवर्क का लाइसेंस लेना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल अगर आज जियो का नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जियो गवर्नमेंट से ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम लाइसेंस। बात समझ रहे हो आप लोग? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं रैंडमली जो भी मुझे समझ याद आ रहा है मैं वही चीज आपको बता दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रम लाइसेंस, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम लाइसेंस बहुत हाई वैल्यू होते हैं सर। स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस बहुत हाई होता है। मैंने आपको मैं क्या बताऊं, टेलकोज वांट लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, मैंने ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G 4G खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जियो ने परचेज किया गवर्नमेंट से, इससे एयरटेल का पहले से था, वोडाफोन आइडिया का था, ठीक है, उससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन था, ठीक है। तो ये लाइसेंस फी होते हैं, तो ये लाइसेंस फी परचेज करा, फिर उसको मार्केट में बेचा। तो एक कंपनी उसको परचेज कर रहा है फिर बेच रहा है। जैसे और भी चीजें होते हैं जिसका लाइसेंस होता है, जैसे मानो कि कोल माइंस कंपनीज जो होते हैं, है ना, कोल माइनिंग कंपनीज,
या फिर कोई भी माइनिंग कंपनी जो कोल माइंस का लाइसेंस परचेस करते हैं, फिर उसको मार्केट में उसको खरीद के उसको माइनिंग करके जो भी काम करते हैं। तो लाइसेंस बेचना एक बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को पता है लाइसेंस का बहुत सारा चीज होता है। तो परमिशन ग्रांटेड टू एक्सरसाइज सर्टेन प्रिविलेजेस, ये भी एक तरह का सप्लाई है। रेंटल, ये तो है ही, पीरियडिकल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स प्रॉपर्टी। रेंटल, चाहे वो हाउस रेंटल हो, प्रॉपर्टी रेंटल हो, या फिर जैसे क्या बोलते हैं उसको, शादी ब्याह में रेंटल नहीं होता, जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं ना, जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, जैसे गांव विलेज लेवल में हम लोग इसको डेकोरेटर वाले बोलते हैं। अरे नेटिव लेवल में विलेज में क्या बोलते हैं, डेकोरेटर वाले। सिटी में यही लोग इवेंट मैनेजमेंट हो गए। कोलकाता में किसी को पूछो, नहीं नहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया, वो करेगा। हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, डेकोरेटर वाले को बुला लो, पंडाल उंडाल बना के एकदम सजा देगा, शादी ब्याह का घर एकदम कंप्लीट कर देगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना चेयर दे देते हैं, अपना माइक दे देते हैं, अपना जो भी उनके रेंटल में होता है रेंट में। तो ये कितना सारा चीजें आप लोग देखते हो, ये हर चीज सप्लाई है सर, है ना, ये हर चीज सप्लाई है। सप्लाई का एरिया बहुत बड़ा है। नॉर्मल लोगों को लगता है सिर्फ सेल मतलब सप्लाई। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, ये तो होता ही है, कोई किसी को कुछ बेच बेच दिया, कोई सेल कर दिया, बदले में पेमेंट ले लिया, ये तो होता ही है। डिस्पोजल, टू पार्ट विथ और एलियनेट, डिस्पोजल, किसी चीज को डिस्पोजल कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसको भी आप जब बेच रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा कुछ मिल रहा है, पैसा वगैरह डिस्पोज करने के टाइम पे, वो भी आपका सप्लाई का पार्ट। तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज का जो मशीन वगैरह जब कुछ अलग होते हैं ना, उसको जब वो मार्केट में बेचते हैं, वो भी करोड़ों में बिकता है सर, बड़े बड़े मशीन जो होते हैं, तो वो भी डिस्पोज जब होता है तब भी उसका वैल्यू होता है। तो हर चीज का कीमत है, हर चीज की कीमत है, और ये कीमत के ऊपर डिपेंड करके, कीमत बने कंसिडरेशन के बदले जब कोई चीज आप किसी को मॉनेटरी वैल्यू में सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लीज दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, रेंटल में दे रहे हो, बार्टर कर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, हर चीज सप्लाई के अंदर आ सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर। हाँ, क्या बोलते हो सर, बोलो, क्या सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर, बोलो। कोई डाउट है तो पूछ लो सर। अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तनोन, शालिनी, आप लोगों को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई हैज टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये आज मैं कॉन्सेप्ट क्लास दे रहा हूँ, आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा सप्लाई क्या है। आगे आगे सप्लाई रिलेटेड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सर, तो ये सब भी उसी का पार्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिकली जोर दिया हुआ है। आगे आगे आपको मैं बहुत सारे केस कराऊंगा, जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं सब कराऊंगा आपको, लेकिन पहले क्लियर तो कर लो ये सप्लाई क्या चीज है। सप्लाई का दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, सप्लाई इज डन फॉर ए कंसिडरेशन एंड सप्लाई इज डन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई हमेशा समथिंग इन रिटर्न के ऊपर बेस करके होगा, ये सप्लाई का बेसिक कैरेक्टर है, समथिंग इन रिटर्न। फ्री में नहीं सर, फ्री का कॉन्सेप्ट होता है बट आगे बताऊंगा, वो एक्सेप्शनल है। बट मेनली आप मुझे बताओ ना, जो बिजनेस, ये जीएसटी, सरकार ये जीएसटी के ऊपर इतना क्यों फोकस करता है? हाँ, आप लोग अगर जीएसटी काउंसिल के साइड में जाओगे, सरकारी लेवल में सरकार कितना कमा रहा है आपको हर चीज का पता लग जाएगा, पता है आपको। जीएसटी काउंसिल के साइड में जाओ, आपको ना जीएसटी रेट क्या चल रहा है, जीएसटी से गवर्नमेंट का कितना इनकम हो रहा है एवरी मंथ, हर मंथ का डेटा मिलता है, हर मंथ का, गवर्नमेंट किस मंथ में हाईएस्ट इनकम किया, किस मंथ में लोएस्ट इनकम किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी से किस तरह से इनकम कर रहा है, हर चीज का आपको रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ से भी आप जीएसटी के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, हर चीज, ये गवर्नमेंट का काउंसिल है, ठीक है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड पर्संस बैठे होते हैं,
और गवर्नमेंट उसके बारे में बात करती है। जैसे ये देखो, ये जीएसटी रेट का बुकलेट है, रेडी रिकॉर्नर है कि किस किस चीज में क्या रेट लगा जा रहा है, करंट रेट क्या है, ठीक है, सीजीएसटी रेट क्या चल रहा है, सर्विस के ऊपर क्या रेट चल रहा है, हर चीज पता लगेगा। मैं आप लोगों को सोर्स बता दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है सर कि आप खबर लगाओगे कि नहीं। ठीक है, खबर लगाओगे मतलब करेंटली क्या चल रहा है, कब चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, हर चीज पता लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर ना गवर्नमेंट का अपडेट भी आता है, मैं बीच बीच में अपडेट आप लोगों को भी दिखाऊंगा, बीच बीच में मैं भी आप लोगों को अपडेट दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट मतलब बेसिकली ये रेट मुझे चाहिए था, अभी नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा दूसरे क्लास में। मैं पहले से निकाल के रखने से थोड़ा सुविधा होता है कि गवर्नमेंट हर मंथ कितना कमा सकते हैं, लाखों करोड़ कमाते हैं, लाखों करोड़ कमाते हैं जीएसटी से। तो ये पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है, पूरा खेल डिपेंड करता है कि बंदा बिजनेस करेगा, सेल करेगा, है ना, सिंपल बात है, सप्लाई करेगा, प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, सर्विस सप्लाई करेगा। नाम में क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस। गुड सर्विस सप्लाई करो, गुड्स का सप्लाई करो, जीएसटी कलेक्ट करो, सर्विस का सप्लाई करो, जीएसटी कलेक्ट करो, कलेक्ट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करो। तो बेसिकली सप्लाई का दो ही एलिमेंट हुआ, एक समथिंग मतलब समथिंग फॉर कंसिडरेशन, एंड सेकंड थिंग फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है, चैरिटी के लिए नहीं होता है, बिजनेस होना जरूरी है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट मैच मैच करता है, ठीक है, तभी वो जीएसटी में सप्लाई काउंट होगा। इफ द अफॉरमेंशन्ड एलिमेंट्स आर नॉट मेट विथ, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में कंसिडरेशन नहीं है, और अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को प्रूव नहीं करता, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माने कोई किसी से प्रोडक्ट परचेज करके किसी दूसरे को बेचेगा, माने जैसे मानो, जैसे कि हम लोग अगर जो क्या बोले सर इसको, माने डोमेस्टिक कस्टमर से, फॉर एग्जांपल आज अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट तो जस्ट एक एग्जांपल है। आज अगर आप फ्लिपकार्ट से ये मोबाइल परचेज करते हो, तो क्या आप किसी को बेचने के लिए परचेज करोगे? क्या फ्लिपकार्ट आपको बेचने के लिए परचेज करने देगा? माने क्या ये बी टू बी होगा सर? नो, ये बी टू सी है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये बी टू सी है। माने आप फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट एक रिटेल रिटेल चैनल है सर, ये होलसेलर नहीं है, ये रिटेल रिटेल चैनल है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, खुद के लिए खरीद सकते हो। तो जब आप इसमें यहाँ से फ्लिपकार्ट से कोई चीज परचेज करोगे, इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? मैंने आप एज ए कस्टमर यहाँ से परचेज करके किसी को बेच सकते हो, या बेचने के लिए फ्लिपकार्ट आपको, अब जो बेच सेल करते हैं वो एक फोन थोड़ी खरीदेगा, 10 फोन 50 फोन खरीदेगा। क्या फ्लिपकार्ट आपको इतना ऑप्शन देगा? नहीं सर, कभी नहीं। तो जिसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो उसमें जीएसटी नहीं है। ठीक है, मैंने वो उसको सप्लाई के अंदर काउंट नहीं किया। इसीलिए कस्टमर जो होता है ना, वो जीएसटी पे करते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली, बट उसको आईटीसी वगैरह थोड़ी मिलता है। ये चीज मैं आपको चेन में बता रहा था, है ना, उसको आईटीसी वगैरह वो बिजनेस के लिए उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बिजनेस है ही नहीं। लेकिन अगर आप बी टू बी लेवल में करते हो, सबसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिटेलर हो, अगर आप एक रिटेलर हो और आप किसी होलसेलर से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, है ना, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप फर्दरेंस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बिजनेस का क्या बोलूँ सर उसको, मैं आपको बिजनेस का एक साइट में लेके जा रहा हूँ। आप लोग नाम सुने हो तो मुझे बता दो। अलीबाबा, नाम सुना है आप लोगों ने? चाइनीज कंपनी। यस सर, चाइनीज कंपनी, चाइनीज कंपनी। लेकिन यहाँ से आप होलसेल में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, ये सब होलसेल रेट है, बी टू बी। ये सब बी टू बी में है। यहाँ से आप होलसेल रेट में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, और परचेज करके आप इंडियन मार्केट में बेच सकते हो। कंसाइनमेंट आएगा बाहर से, यहाँ का नहीं है, सब बाहर का चीज है।
सब बाहर का चीज है। जैसे देखो आप यहाँ पर ये alibaba.com ये डॉलर में दिखा रहा है। अलीबाबा का इंडियन साइट है कुछ क्या, देख लेता हूँ। alibaba.in इज अलीबाबा .in शायद इंडिया का होगा सर। है, .in है क्या? नहीं, सब डॉलर में ही दिखा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज जो भी चाइना मार्केट, ये दुनिया भर के मार्केट से प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे मानो किसी को ये क्या बोलते हैं इसको, मून केक बॉक्सेस, अच्छा किसी को स्पून चाहिए, ये सब होलसेल में बिक रहा है। मैं आपको, आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैं तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो ये देखो कितना पीसेस लेना पड़ेगा। 2 पीसेस से लेके 9,999 पीसेस ले सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीसेस अगर बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप 10,000 पीस से ज्यादा लेते हो तो आपका 0.47 डॉलर हो जाएगा, और अगर आप इतना पीसेस लेते हो तो 0.50 डॉलर हो। मतलब आपके साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला भी है कि क्या क्वांटिटी है, कितना पीसेस आप ले सकते हो, नेगोशिएशन भी कर सकते हो। ये एकदम B2B है, ये एकदम B2B कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप चाहो तो यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कैसे अलीबाबा के थ्रू से प्रोडक्ट परचेज करके इंडिया में बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप जरूर चेक कर सकते हो, होता है सर। मैं जितना जानता हूँ, मैं कुछ फर्नीचर कंपनीज को जानता हूँ जो कोलकाता में फर्नीचर बेचता है। मैं कभी उनसे बात किया, वो लोग इग्नोर किया, बट बाद में मुझे पता चला कि हाँ मैं सही सोचा था। ये लोग क्या करता है, चाइनीज का चाइना से फर्नीचर मंगाता है और बोलते हैं कि इंडिया से लिया है, कभी बोलते हैं श्रीलंका से लिया है, लेकिन नहीं सर, वो एक्चुअली चाइना से प्रोडक्ट मंगवाता है और इंडियन मार्केट में बेचता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है इस तरह का इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट सेल होता है। हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट किसी किसी प्रोडक्ट में ड्यूटी बढ़ा देता है ताकि इंडियन चाइनीज मार्केट इंडियन मार्केट को खराब ना कर दे। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट यू कैन डू इट। तो बेसिकली आप यहाँ से जो परचेस करोगे, आप कौन होंगे, आप रिटेलर हो सकते हो, ये होलसेलर है। ठीक है, लेकिन आपका क्या कॉन्सेप्ट है, फार्दरेंस ऑफ बिजनेस है। हाँ ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन से कर रहे हो तो इंपोर्ट हो जाएगा, तो इंपोर्ट में भी जीएसटी लग जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी लगता है जो कस्टम एक्ट के अंदर है। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, जो एडजस्टमेंट होता है आईटीसी वगैरह में। ये सब आप लोगों को मैं कस्टम्स एक्ट पढ़ाने के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, कस्टम्स एक्ट पढ़ाने के टाइम पे बताऊंगा। नॉर्मली सीएमए इंटर को पढ़ना पड़ता है कस्टम्स, सीए एग्जीक्यूटिव को सीए फाइनल लेवल में कस्टम्स है। ठीक है, तो मैं तब बताऊंगा, जिसका जब भी है, जब कस्टम्स पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि कस्टम्स कैसे ट्रीट होता है और उसके साथ जीएसटी का क्या कनेक्टिविटी है। डोंट वरी। लेकिन मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा था कि कॉन्सिडरेशन भी होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करें। एग्जाम्पल दिया है सर, मिस्टर ए बाइज ए टेबल फॉर ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जैसे कि अभी मैं वही बात आपको कर रहा हूँ, एंड सेल इट ऑफ आफ्टर 10 months ऑफ यूज टू ए डीलर। आप 10,000 से एक टेबल परचेज किया और फिर 10 महीने बाद आप किसी डीलर को ये चीज सेल कर दिया, तो क्या ये जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा? मानते बिग पारছেন क्वेश्चन। सर? ना सर, कैसे मानोगे, कैसे? क्या आप पर्सनल पर्पस में खरीदे हो सर? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहाँ है? ये आपका घर का चीज है, आप बेच सकते हो, कोई आपको बेचने में मना थोड़ी कर रहा है। हम लोग मोबाइल खरीद के दोस्तों को नहीं बेचते कभी कभी, मैं तो नहीं करता बट बहुत लोगों में करते हुए देखता हूँ। 10,000 में फोन खरीदा, कोई दोस्त बता रहा है कि भाई मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो तुम बोला ठीक है चल 5,000 है तू ले ली इसको। लेकिन क्या इसको जीएसटी सप्लाई मानेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज दोस्त को फोन बेचना, आप बेचा होगा ठीक है, बट वो बिजनेस नहीं सर, उसमें कोई फार्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था। इवन अगर आप किसी बिजनेसमैन को भी बेचते तो भी वो फार्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, बिकॉज ये पर्सनल यूज का प्रोडक्ट था। तो पर्सनल यूज का प्रोडक्ट को कभी भी सप्लाई में ट्रीट नहीं होता है, बिकॉज ये फार्दरेंस ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है।
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर बी प्रोवाइड्स अ फ्री कोचिंग टू नेबरिंग टू स्टूडेंट एज हॉबी। ठीक है, मिस्टर बी नेक इंसान है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं आसपास के जो क्या बोले से छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उनको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, हॉबी है उनका। क्या इसको सप्लाई मानेंगे? एक तो क्यों नहीं मानेंगे सप्लाई सर? इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? कंसिडरेशन नहीं है। थैंक यू सर, कॉन्सिडरेशन नहीं है। सर्विस तो सप्लाई हो रहा है, बट इसलिए सर्विस सप्लाई नहीं मानेंगे बिकॉज कॉन्सिडरेशन इज नॉट देयर। सो इफ नो कंसिडरेशन इज देयर, इफ नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज देयर, हम उसको बेसिक लेवल में ही सप्लाई ट्रीट नहीं कर सकते। However, as per Schedule 1 of GST Act, मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा आगे आगे, Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। As per Schedule 1 of GST Act, certain activities are considered as supply even if it is made without consideration. There are certain exceptional, मैं बोला था ना कि बीच बीच में आपको कुछ एक्सेप्शनल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ये लिस्ट आपको बाद में पढ़ के सुना, ठीक है, ये पूरा आपको स्टडी नोट्स के अंदर भी मिलेगा। शेड्यूल 1 पूरा एकदम डिटेल्स में है, आगे आगे चर्चा करूंगा सर, डोंट वरी, कि जहां पर आपको मैं पूरा एक्सेप्शनल पॉइंट्स बताऊं। पूरा एक्सेप्शनल पॉइंट्स है कि जहां पर मतलब विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है पर फिर भी सप्लाई माना जा रहा है। ठीक है, डोंट वरी, सब आएगा सर। ठीक है, एक्टिविटीज, ये देखो, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई, क्या बोलते हैं इसको? डीम्ड सप्लाई। कहाँ लिखा है? शेड्यूल 1 में लिखा है। समझ रहे हो सर? एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 1 में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तब भी उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हम उसको डीम्ड सप्लाई मान सकते हैं। मैं इस पॉइंट पे अभी इसलिए नहीं जाना चाहता बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, तो अभी ना आप लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप लोग अभी तक ना हमने डेप्थ में जाना स्टार्ट नहीं किया। मैं तो बस कॉन्सेप्ट में बात करूँ, तो अभी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। जब मैं स्टडी नोट्स में आऊंगा ना, पूरा डिटेल्स में आपको विथ एकदम कंप्लीट लेवल में केस स्टडीज के साथ बताऊंगा कैसे सिचुएशंस होता है, और ऐसा जब होता है तब उसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, सेक्शन वाइज बात करूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी इसको स्किप कर दूँ। डोंट वरी सर, मैं कहीं जाऊंगा नहीं स्किप करके, आप लोगों को पता है हर चीज डिटेल्स में होता है और कोई चीज छोड़ने वाले में से नहीं है सर। लॉ है, टैक्स है, डिटेल्स में जानना जरूरी है। ट्रांजैक्शंस ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर नोट्स में दे ही दिया, मुझे सर दिखाई दिया। ठीक है, दिस आर्टिकल between persons and the activity that is treated as supply under GST even if made without consideration, GST will be applicable on this transaction. These are listed in these schedules. These transactions are mostly between parties which are related or between an agent and a principal. ये एक अच्छा पॉइंट है आपको सिंपल समझने के लिए, कि जैसे मानो कि जब कोई एजेंट प्रिंसिपल पे काम होता है, जो बेसिकली प्रिंसिपल जो है, मानो कि उसका मेन बिजनेस है और वो अपने एजेंट को प्रोडक्ट बेच रहा है, मैंने बेसिकली बेचता नहीं है, सप्लाई करता है। जैसे मानो आप अगर किसी का फ्रेंचाइजी लिए हो, फ्रेंचाइजी बिजनेस समझते हो सर? जैसे मानो मॉन्जिनीस का फ्रेंचाइजी या हल्दीराम का फ्रेंचाइजी, ऐसे होता है ना, तो फ्रेंचाइज ले लिया और फ्रेंचाइज लेके आप उनका प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जो मेन प्रोडक्ट बेचने वाला होता है, जिनका मेन प्रोडक्ट होता है, वो अपने एजेंट को प्रोडक्ट सप्लाई करता है, फिर उसको बेच के एजेंट को कमीशन मिलता है। लेकिन जीएसटी ये प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट को क्या रखा है सर? विदाउट कंसिडरेशन ही करता होगा, थोड़ी ना पेमेंट लेता होगा, लेकिन फिर भी हम इसे सप्लाई मानेंगे और बाद में इसके ऊपर डिपेंड करके आईटीसी भी क्लेम होता है। ठीक है, ये आगे केस लॉ में बताऊंगा। तो मेनली रिलेटेड पर्सन के अंदर जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जैसे एजेंट प्रिंसिपल रिलेटेड पर्सन, जैसे रिलेटेड पर्सन का पूरा लिस्ट होता है, हु इज द रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, supply of goods via agent, taxable person importing service from a related person, permanent transfer of business assets where ITC has been availed on such assets. तो चलो थोड़ा देख लेते हैं कि we is related person under GST, मैंने बेसिकली ये कौन सा पॉइंट हो गया सर? वही जो मैं थोड़ा सा भी सोच रहा था कि इग्नोर करूंगा, बट पॉइंट है तो थोड़ा बता देंगे सर। एग्जांपल्स मुझे मिल गया,
तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शेड्यूल 1 किस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस में transactions between related persons में transactions between related parties are of special importance under any law as the pricing methodologies and arriving at them are challenging. When parties are related, the prices are controlled and they would not sometimes be prices that would have otherwise been charged had the transactions taken place between unrelated parties. Let us understand how to treat transactions between related persons under GST and when should such a supply be taxable and how it is valued as per GST. रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द जीएसटी एक्ट। एक बात आपको बता के रखता हूं, अभी भी मैंने सेक्शन वाइज डिटेल चर्चा चालू नहीं किया, बट सर एक बात ये लोग फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जीएसटी वगैरह में ना आपको सेक्शंस वगैरह याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ना रिलेटेड पर्सन के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन किया गया है। और ये रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? इनके बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं होता है या फिर सब्सिक्वेंट मतलब एडिक्वेट नहीं है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बट फिर भी सप्लाई माना जा सकता है। जैसे कि डीम्ड का मतलब समझते हो, मान लेते हैं। सप्लाई कंसिडरेशन नहीं हुआ है फिर भी सप्लाई मान लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल एजेंट का आपने सुना अभी अभी। जैसे पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ दे फॉल अंडर द कैटेगरीज। जैसे ऑफिसर, director of one business is the officer or director of another business। माने दो बिजनेस का अलग अलग डायरेक्टर, माने एक कंपनी है, मानो ए कंपनी, एक कंपनी है बी कंपनी, तो ए कंपनी का ऑफिसर और डायरेक्टर और बी कंपनी का ऑफिसर और डायरेक्टर के बीच में अगर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अगर बिना कंसिडरेशन पे भी हो रहा है तो उसे सप्लाई ट्रीट किया जा सकता है। बिजनेस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर। दो बिजनेस लीगली अपने आप को पार्टनर बता रहा है। जैसे मानो एक फर्म है ए एंड एसोसिएट्स और दूसरा एक फर्म है बी एंड एसोसिएट्स। दोनों अलग अलग चार्टर्ड फर्म है, ठीक है, या दोनों अलग अलग कॉस्ट फर्म है या सीएस फर्म है, बट ये दोनों अपने साथ एक पार्टनरशिप भी बनाना कि ए एंड बी एसोसिएट्स पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो ये लोग अपने आप को लीगली रिकॉग्नाइज किया और इनके बीच में अगर विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी जाता है ना तो उसे भी हम लोग डीम्ड सप्लाई मानेंगे। तो बिजनेस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर को भी रिलेटेड पर्सन माना जा सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में भी रिलेशंस को रिलेटेड पर्सन कहा जाता है। एनी पर्सन होल्ड्स एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी अगर किसी बंदे का किसी दूसरे कंपनी में अगर किसी बंदे का किसी दूसरे कंपनी में 25% से ज्यादा या कम से कम 25% शेयर का वो होल्डर है, और अगर कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ है और अगर कोई मिस्टर ए है जो एक्स लिमिटेड में 25 करोड़ का शेयर का टोटल वैल्यूएशन का 25 करोड़ होल्ड करता है, तो आप समझ जाओ कि वो बंदा कंपनी का रिलेटेड बंदा है, क्योंकि एक सब एक क्या बोलते हैं इसको, माने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग है, तो रिलेटेड है। अनदर थिंग, वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। माने जैसे यहाँ पर बोले ना, एनी पर्सन होल्ड एटलीस्ट 25% शेयर्स इन अदर कंपनी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड वन थिंग वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। माने अगर कोई किसी बंदे को, माने मानो एक कंपनी में कोई ऑफिसर है, बी कंपनी में कोई ऑफिसर है, या फिर एक ही कंपनी के अंदर दो बंदा है जिनके साथ किसी भी तरह का, मानो कि ए मैनेजर है ए कंपनी का, जैसे वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये ज्यादातर किस में होता है? होल्डिंग सब्सिडियरी। बात समझे? आप लोग जानते हो सर होल्डिंग सब्सिडियरी क्या होता है? जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो दे मस्ट नो, जो लोग कॉर्पोरेट लॉ का क्लास करते हैं उनको पता है सर, आप लोग जानते हो। रिसेंटली मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ कवर अप किया है ना, अब धीरे धीरे कंपनी लॉ के एडवांस लेवल में भी जाऊंगा, कुछ बातें अभी भी करना बाकी है। तो कंपनी लॉ क्लास में आप लोगों ने क्या देखा, वहां पर होल्डिंग कंपनीज होते हैं, सब्सिडरी कंपनीज होते हैं। तो होल्डिंग माने अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का 50% या 51% शेयर होल्ड करते हैं, मोर देन 50%, तो जिस कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, और जिसको शेयर होल्ड करते हैं उनको सब्सिडरी कहा जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? बेटा कंपनी सर, हाँ बोलो सर। बाप कंपनी एंड बेटा कंपनी। हाँ थैंक यू ठीक है।
बाप कंपनी एंड बेटा कंपनी, हाँ, बाप कंपनी एंड बेटा कंपनी, ठीक है। बाप कंपनी एंड बेटा कंपनी, मैंने बाप कंपनी मैंने तो सिंपल बात की भाई, जो बड़ा कंपनी, जैसे रिसेंटली मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था, जैसे क्या नाम है कंपनी का, ये टाटा, टाटा एंड बिग बास्केट, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बताया। जैसे बिग बास्केट में ना, बिग बास्केट का नाम तो आप लोग सुना होगा सर, ग्रोसरी सेलिंग कंपनी है। बिग बास्केट में टाटा का 60% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और इसलिए ना ये टाटा भी वर्ड लिखा रहता है, देखो क्या लिखा है, टाटा एंटरप्राइज, है ना। तो टाटा क्या हो गया सर, टाटा बिग बास्केट का, टाटा क्या हो गया बिग बास्केट का होल्डिंग हो गया सर, होल्डिंग, है ना। ये देखो टाटा कितना शेयर होल्ड करता है, टाटा ग्रुप बिकेम द ओनर ऑफ बिग बास्केट इन मिड 2000। ये देखो टाटा डिजिटल सब्सिडरी एक्वायर्ड 64%, मतलब टाटा का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा डिजिटल सब्सिडरी, टाटा का भी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा डिजिटल सब्सिडरी, जो बिग बास्केट में 64% स्टेक ले लिया, मैंने टाटा का सब्सिडियरी बिग बास्केट को होल्ड कर लिया। तो ये जो टाटा डिजिटल है ना, टाटा डिजिटल, टाटा डिजिटल बिग बास्केट का होल्डिंग है, और बिग बास्केट टाटा का सब्सिडियरी बन गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, और जो लोग कॉर्पोरेट लोग जानते हो या समझते हो उनको और ज्यादा समझ में आ गया हो। सो कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये आप लोगों में क्या बताना चाह रहा हूँ, सब रिलेटेड, माने क्या हो गया, अगर टाटा ने बिग बास्केट को होल्ड कर लिया तो टाटा का डायरेक्टर या टाटा का ओनर, टाटा डिजिटल का जो सीईओ है, वो ऑब्वियसली बिग बास्केट का सीईओ को कंट्रोल कर ही लेगा, है ना। क्या बात समझ में आ रहा नहीं, वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को। अरे क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। यस सर। या फिर दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। एंटिटीज टुगेदर कंट्रोल अनदर एंटिटी, ठीक है, तो भी रिलेटेड हो जाएगा। दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नॉर्मली ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होते हैं। एज पर द इनकम टैक्स, आप लोग इनकम टैक्स बेसिक का क्लास जो लोग कर चुके हो या जो अभी कर रहे हो बैकअप से, उनको पता है सर, इनकम टैक्स में मैं एचयूएफ के ऊपर एक स्पेशल डिस्कशन तो होता ही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जॉइंट फैमिली, उनको एचयूएफ के अंदर रखा गया है, जो बेसिकली जॉइंट एक बिजनेस होते हैं फैमिली का, ठीक है। ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं सर, हिंदू का मतलब जो इंडियन रिलीजियन कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, जिसमें जैन, बुद्धिस्ट, सिख, बेसिकली ये सब इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इसलिए उनको भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली एक जॉइंट इंडियन फैमिली, एक बिजनेस होता है उनका, और उसके ऊपर डिपेंड करके हर फैमिली मेंबर उन्हीं बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके अपना गुजारा चला लेते हैं। तो ये भी एक सेम फैमिली मेंबर से होते हैं और सबके साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप होता है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है। बाकी डिटेल्स चर्चा तो मैं इनकम टैक्स में करके ही रखा, अब मैं ज्यादा एचयूएल के ऊपर बात नहीं करूंगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, कि भाई आप सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, पर फिर भी हम इसको सप्लाई मान सकते हैं, डीम्ड, ठीक है। बाकी आगे आगे केस स्टडीज बताऊंगा, पर रिलेटेड पार्टी समझ में तो आ ही गया वो, है ना। रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन हु कैन बी इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, body of individuals, local authority, government, etc., or an artificial juridical person. It also includes entities incorporated outside India. Persons who are associated with one another's business or is sole agent or sole distributor or sole concessionary shall be deemed to be related. मैंने बेसिकली कहना ये चाहते हैं, अगर कोई लीगल पर्सन है जो इंडिविजुअल है, हिंदू, ये सब बात आप इनकम टैक्स में डिटेल्स में सुने होंगे सर, और अगर अभी तक आपने नहीं सुना, आप प्लीज इनकम टैक्स का पहला 3 4 5 क्लास कर लो, 5 क्लास आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
कौन है ये लोग, इंडिविजुअल कौन है, पहला 2 क्लास में शायद मैंने बोल दिया फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, इंडिविजुअल्स के बारे में, ईचएफ के बारे में, कंपनी के बारे में, फार्म के बारे में, एलएलपी के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, लोकल अथॉरिटी के बारे में, गवर्नमेंट आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में। प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर किसी भी जगह में किसी भी तरह का रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है तो वो हर चीज को हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं और उसे गवर्नमेंट बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बिग क्वेश्चन। अगर रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन से हो जाए तो टैक्सेबिलिटी का क्या हो, जैसे सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन विद कंसिडरेशन इन आर्म्स लेंथ शैल कंस्टिट्यूट ए सप्लाई लाइक एनी अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन विद कंसिडरेशन नॉर्मल, अगर वो कंसिडरेशन के साथ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। whereas the supply made between related person for inadequate or no consideration, यानी अगर सटीक दाम में लेन देन चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर। 500 का चीज प्रोडक्ट का दाम मानो, कोई प्रोडक्ट का दाम है 500 रुपीज, तो प्रोडक्ट का दाम ले रहे दे रहे क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तो तब हो जाएगा जब 500 का चीज 200 में या फिर फ्री में, जिसका दाम 500 है या 5000 जो भी हो। अगर इनएडिक्वेट का क्या मतलब, अगर 500 का चीज 200 में बिक रहा है तो ये इनएडिक्वेसी है, 500 का चीज फ्री में है तो नो कंसिडरेशन। इस चीज को शेड्यूल 1 में बोला जाता है। रिलेटेड पार्टी जब किसी भी चीज का ओरिजिनल कीमत, ओरिजिनल दाम से भी कम दाम में किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर फ्री में बेच रहा है तो उसको शेड्यूल 1 ऑफ जीएसटी एक्ट में रखा गया। सच ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ओनली इफ इट हैपेंस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओनली इफ इट हैपेंस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो बिजनेस के कारण हो रहा है तो। फर्दर when an entity makes an import of service, मैंने अगर मानो कि आप किसी से बाहर से कुछ ले रहे हो, बाहर से सर्विस ले रहे हो फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन फॉर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन बट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। मानो कि आपका कोई, क्या बताए सर, मैंने कोई रिलेटेड पार्टी है, मानो कोई, सिंपल बात है, मैं एक सिंपल एक एग्जांपल ले सकता हूँ। मानो कि कोई प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल माने बेसिकली जिनका एजेंसी बिजनेस है, तो प्रिंसिपल जो है वो मानो फॉरेन में है, ठीक है, उसका एजेंसी इंडिया में है, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो फॉरेन में है कंपनी और एजेंसी जो है इंडिया में। तो अगर कोई इंडियन एजेंसी, मतलब जिसका मेन प्रिंसिपल कंपनी फॉरेन में है, वो अगर इंडिया में बैठ के कोई फॉरेन अपने मेन बिजनेस से कोई सर्विस ले रहा है, ठीक है, कोई सर्विस ले रहा है, तो भले ही वो फ्री में ले रहा हो बट इसे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ले रहा है तो इसको सप्लाई माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कुछ एक्सेप्शनल्स है, जैसे रिलीफ हैज बीन गिवन इन केस ऑफ एन एम्प्लॉयर्स गिफ्ट इज एम्प्टी, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट का वैल्यू 50,000 के नीचे है तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, रिलेटेड पार्टी के बीच में बस यहीं पर एक छोटा सा छूट दिया गया है कि रिलेटेड पार्टी अपने बीच में अगर 50,000, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रहा है, 50,000 का नीचे का गिफ्ट है तो उसको सप्लाई के अंदर नहीं काउंट करेंगे बट दूसरे केस में काउंट करेंगे। अगर 50,000 से 1% भी ज्यादा हो तो पूरा सप्लाई मान लेंगे। ठीक है सर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन अदर देन वेयर सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। जैसे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने कैसे डिटरमाइन कैसे होगा, वैल्यू कैसे पता लगेगा। ओपन मार्केट में हर चीज का एक वैल्यू होता है, मतलब किसी भी चीज का एक मार्केट कीमत तो होता है ना सर, मार्केट में हर चीज का एक कीमत तो होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट देयर इज अ वैल्यू। तो ओपन मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई बिटवीन टू अनरिलेटेड एंटिटीज, मतलब अगर दो अनरिलेटेड पार्टी एक दूसरे के साथ बिजनेस करता तो क्या वैल्यू होता। रिलेटेड पार्टी मैनिपुलेट कर सकता है, अनरिलेटेड पार्टी तो मैनिपुलेट नहीं करेगा, है ना। दो रिलेटेड पार्टी मैनिपुलेट कर सकता है, 500 का चीज कोई किसी को 200 बोल के बेच सकता है, इससे क्या होता है, जीएसटी में कटौती हो जाता है। मैंने मानो आपने 500 का बेचा लेकिन आप बता रहे हो कि 200, तो गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, टैक्स में, गवर्नमेंट का टैक्स में लॉस हो जाएगा ना रेवेन्यू कलेक्शन में। 500 के ऊपर अगर 18% जीएसटी है तो 200 के ऊपर 18% जीएसटी, सोचो क्या हालत होगा।
आप लोगों को बात समझ में आ रहा है इसमें? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। সবাই বুঝতে পারছে তো? আয়ান, রাহুल, सनोन, बोलो सर। माथा में जा रहा है ना बात? हाँ सर। तो जब भी रिलेटेड पार्टी के बीच में किसी भी चीज को थोड़ा सस्ता दाम में दिया जाता है ना, तो उसको ओपन मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उसका वैल्यू हो जाएगा। भाई ओरिजिनल दाम क्या है देख लो। When the supply is between two related entities, there is a high possibility that the price will be influenced by their relationship, है ना? For example, A limited sells goods to B limited. मानो A limited B limited को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? A limited sells goods to B limited, मानो कोई related entity है, at ₹1000, and to C limited at ₹1500. ध्यान से सुनना, C जो है वो अनरिलेटेड है, B जो है वो रिलेटेड है। तो A B को बेच रहा है 1000 में, C को बेच रहा है 1500 में। In this case we can say that the relationship has influenced the pricing of A limited. Hence, for the purpose of the valuations of GST, 1500 will be considered, ना कि 1000। गवर्नमेंट को सिंपल बात है सर, सरकार को इस पे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप ए कंपनी बी कंपनी को 1000 में बेच रहा है, लेकिन सी को 1500 में बेच रहा है, जो एक्चुअली में मार्केट वैल्यू है। एक्चुअली अनरिलेटेड पार्टी को लोग हमेशा जो मार्केट में हो सकता है उसी रेट में बेचेगा, लेकिन आप प्राइस को मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो? बिकॉज यू हैव सम रिलेशनशिप। और आप वैल्यूएशन जब कर रहे हो 1000 में करोगे तो गवर्नमेंट थोड़ी मानेगा। गवर्नमेंट बोलेगा भाई हम 1000 का वैल्यूएशन नहीं मानेंगे, मैं 1500 का वैल्यूएशन मानूं। If the open market value cannot be determined, then the value of goods of like kind, माने अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता लगता है, इन दैट केस सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स का मार्केट में क्या क्वालिटी, मतलब उस तरह का क्वालिटी का क्या वैल्यू हो सकता है, उसके हिसाब से हो सकता है। ये थोड़ा रिसर्च का विषय है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो जीएसटी लेवल में टॉप लेवल में रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं सर, ठीक है? जैसे आप लोग भी इसका एग्जाम दे सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम होता है सर का, या आपका जीएसटी डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम होता है इसका, जो आगे जाके जीएसटी ऑफिसर्स वगैरह बन सकता है। तो ऑफिसर्स कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं होता है ना, ऑफिसर्स जो होते हैं वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा ना। ये आपका इसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा जीएसटी का, साइट में साइट का डिटेल्स ढूंढिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये सीबीआईसी, मैं शॉर्ट फॉर्म भूल रहा था। अब यहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है? ये सब एग्जाम्स वगैरह होता है, कस्टम्स का, एक्साइज का, ठीक है? सब चीज़ का होता है। कभी बताऊंगा आपको, ये भी टॉपिक आएगा सर, ठीक है? ये भी टॉपिक आएगा, मैं बताऊंगा। हम आपको पता ही, मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ, ठीक है? आज हमेशा हर चीज़ याद नहीं रहता है, जब भी याद आएगा बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो बेसिकली ऑफिशियल्स जो भी होंगे ना, वो नॉर्मल बंदा थोड़ी होंगे, उनका दिमाग काम करेगा, बहुत काम करेगा, तो वो पता कर लेगा कि सर ऐसे चीज़ों का मार्केट में क्या वैल्यू हो सकता है। If A limited was making entire sales to B limited, then the above method of valuation should not be appropriate. Then we could consider D limited to sell similar goods to A limited. जैसे मानो एक सिंपल बात कर रहे हैं, मानो A limited ने B limited को कोई चीज सेल किया, एंटायर एक पूरा कंप्लीट सेल किया, ठीक है? लेकिन आप वैल्यूएशंस ढूंढ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आप देखो कि मार्केट में कोई दूसरा कंपनी ऐसा डील कर रही है। जैसे पता लगा कि डी लिमिटेड ने सिमिलर डील ए लिमिटेड के साथ किया और 1200 में किया, थोड़ा देखने से ही पता लग जाएगा कि भाई, जैसे मानो दोनों मानो टाइल्स का बिजनेस करते हैं, ठीक है? कि जो बाथरूम में जो टाइल्स हम लोग घर में वगैरह में लगाते हैं, तो ए ने बी को अगर टाइल्स कितने दाम पे बेचा, अगर आपको पता नहीं लग रहा है, या फिर कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा है कि कुछ तो मैनिपुलेशन है, अब देखो ना कि डी ने दूसरे किसी को किस दाम पे बेचा, मार्केट में और भी तो प्लेयर हो सकते, तो फिर ऐसे केसेस में आप इजीली इसका दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। और अगर कोई बोलेगा सर जिस प्रोडक्ट के बारे में पहले से कोई आइडिया नहीं है, तब तो गवर्नमेंट पूरा टीम बिठाएगा वैल्यूएशन निकालने के लिए, ठीक है? कि कौन यूज कर रहा है, क्या दाम हो सकता है, कितना कस्टमर है इसका मार्केट में, पूरा मार्केट वैल्यू निकाल लेगा।
If both the above methods do not give an appropriate value, then the value based on cost, तब उसका कॉस्ट निकालेगा। अगर किसी भी तरह से मार्केट वैल्यू पता नहीं लगता है तो जो चीज आप बेचोगे उसका कॉस्ट निकाल लेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या दाम में उसको मार्केट में खरीदा गया है। और रेसिडुअल मेथड माने कि सबसे लास्ट में आपका क्या दाम होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कर सकते हो और उसके ऊपर डिपेंड करके गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। तो देर है उपाय बहुत है सर सप्लाई का वैल्यू निकालने का। ऐसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर और भी बात करूंगा आगे आगे। ये तो जस्ट एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में विदाउट कंसिडरेशंस में अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है या ऑफिशियल्स उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है उसका आइडिया दे रहा हूँ आपको। सप्लाई ऑफ गुड्स भाया एजेंट by a principal to his agent and the agent will supply them on behalf of the principal, है ना। कि आप लोग अगर अकाउंटेंसी में कंसाइनमेंट अकाउंट्स किए हो ना मैम के पास, जो लोग नॉर्मली सीएसईए में पढ़ते हैं वो सभी कोई कंसाइनमेंट अकाउंट्स करते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट्स में ये एजेंट प्रिंसिपल्स के बीच में कैसे कमीशंस का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, दे मस्ट नो, है ना। कोई बात नहीं सर, जो लोग नहीं पढ़े हो अकाउंट वगैरह में कोई बात नहीं, आप इतना तो जानते हो कि भाई प्रिंसिपल अपने एजेंट को प्रोडक्ट देता है और एजेंट उसके बिहाफ में प्रोडक्ट सेल करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। जैसे कंपनी बेस्ड इन मुंबई एम्प्लॉयज एन एजेंट इन पूना माने महाराष्ट्र एंड सेंड गुड्स टू हिम, जीएसटी इज एप्लीकेबल, है ना। कंपनी बेस्ड इन मुंबई एम्प्लॉयज एन एजेंट इन पूना एंड सेंड गुड्स टू हिम, तो इसमें जीएसटी लगेगा। प्रिंसिपल भी एजेंट को बेचेगा तो जीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट बीच में खाएगा। बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट रिसीव दिस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी इन दिस सबब बने, सबब क्या होते हैं ना, बिग सिटी के आसपास में जो टाउनशिप होते हैं ना उसको सबब बोलते हैं, सब अर्बन एरिया। अर्बन समझते हो, अर्बन माने मेन सिटी को अर्बन बोलते हैं और मेन सिटी के आसपास का जो एरिया होता है उसको सब अर्बन एरिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोलकाता मेन सिटी है तो इसका सब अर्बन एरिया क्या है, जैसे बैरकपुर, केस्टपुर भी पहले सब अर्बन एरिया में ही काउंट होता था बट आजकल सॉल्ट लेक न्यू टाउन हो गया बोल के लगता है कि नहीं, बट ये केस्टपुर बागेटी ये सब अर्बन होता था। लेकिन एयरपोर्ट इसी के बीच में है तो इसको आप मेन कोलकाता मान लो। लेकिन जैसे बारासात है ना, जैसे बारासात ये सब एरिया सब अर्बन एरिया, ठीक है। मेन शहर के क्लोज में जो छोटे छोटे टाउनशिप रहते हैं उनको सब अर्बन बोलते हैं, मतलब जिनके ऊपर मेन सिटी का इन्फ्लुएंस तो रहते हैं बट नॉट कंप्लीटली। जो भी हो सर, ये सब बात थोड़ी बताना चाहिए। अच्छा, ये कंपनी इन द सब employs an agent in the city. The agent buys goods from the city and sends them to the principal to sell in the suburbs. ऐसे भी हो सकता है। Any supplies between agent and principal will be liable to GST. Both agent and principal will be liable to pay GST jointly and severally. यानी वो लोग ज्वाइंटली भी दे सकते हैं और अलग अलग करके भी दे सकते हैं। The person paying GST can later claim ITC. जो भी जीएसटी पे करेगा वो ऑब्वियसली आईटीसी क्लेम कर पाएगा। इसके ऊपर एक अलग चर्चा पूरा हो सकता है आइए प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो मिला कि भाई इन प्रेजेंट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी सप्लाई होते हैं वो भले ही बिना कंसिडरेशन का हो बट उसमें जीएसटी आ सकता है। अगर कोई बंदा फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, अगर कोई बंदा फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है और वो भी रिलेटेड पर्सन से, जैसे मैं आपको बोला ना, जैसे कि यहाँ पर एक बोला है फॉर एग्जांपल एबीसी आईएनसी, ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। एबीसी जो है वो यूएस का है। एबीसी आईएनसी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएस बाय ए लिमिटेड along with बी लिमिटेड इन इंडिया, ठीक है। नाउ ए और ए लिमिटेड यूएस में बना है और बी लिमिटेड के साथ मिलकर बना है। सर्विस आर इंपोर्टेड बाय बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड क्या है, इंडिया में है और वो सर्विस ले रहा है एबीसी आईएनसी से, ठीक है। क्या बता रहा है, एबीसी आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएस बाय ए लिमिटेड along with B Limited in India, services are imported by B Limited from ABC INC without any consideration. तो अगर आप कोई फॉरेन कंपनी से भी किसी भी तरह का सर्विस ले रहे हो, the import will be deemed to be supply and GST will be paid by B Limited. और इसमें B Limited को GST पे करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये रिवर्स चार्ज में होता है। सर इसके ऊपर डिटेल्स चर्चा रहेगी, इसको कहते हैं RCM। जीएसटी में जीएसटी दो तरह से दिया जाता है, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज।
सर ये चैप्टर में मैं चार्ट्स के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, ये सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं चार्ज अंडर जीएसटी में लिखूँ, ठीक है। मतलब अगला 2-3 क्लास बाद ही आपको मैं चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है। करेंटली आप बस इतना जान के रखो कि जब कोई रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, माने बेसिकली क्या होता है, जो सप्लाई करता है जीएसटी उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई दुकानदार किसी को प्रोडक्ट बेचता है तो दुकानदार जिसको प्रोडक्ट सेल करना है उससे जीएसटी कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हैं। नॉर्मली हमारे देश में सप्लायर ही जो है मेनली वो प्रोडक्ट सेल करके जीएसटी भी कलेक्ट करता है और जीएसटी को अलग से अकाउंट मेंटेन करता है और गवर्नमेंट के घर पे जमा करता है ना। ये सब आप लोगों को बेसिक्स में भी मैंने सिखाया। लेकिन रिवर्स चार्ज कब होता है, जब सप्लायर की जगह रिसिपिएंट को करना। जैसे यहाँ पर जब आप फॉरेन से कोई सर्विस ले रहे हैं तो एबीसी आईएनसी तो विदेश में बैठा हुआ है और बी लिमिटेड जो है इंडिया में बैठा हुआ है। यहाँ पर सप्लायर तो एबीसी है सर्विस का, बी लिमिटेड कौन है, रिसिपिएंट है। बी लिमिटेड रिसिपिएंट है, लेकिन बी लिमिटेड यहाँ पर रिसिपिएंट होने के नाते इसका जो भी वैल्यूएशन होगा, अब गवर्नमेंट का कहता है जब फॉरेन से कोई सर्विस आप लेते हो ना तो गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को ढूंढने नहीं जाएगा जीएसटी पेमेंट करने के लिए। बात को समझे सर, गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को ढूंढने नहीं जाएगा जीएसटी पेमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट देश के जो कंपनी है उसको बोलेगा कि भाई आप जीएसटी पे करना। तो जीएसटी पे एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर होते हैं वो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो बी लिमिटेड को एक्चुअली जीएसटी पे करना चाहिए। यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन है, बट वैल्यूएशन निकाल लिया जाएगा। अगर विदाउट कंसिडरेशन हो भी रहा है वैल्यूएशन निकाल लिया जाएगा और उसको डीम टू सप्लाई मान लिया जाएगा, फिर बी लिमिटेड उसी के ऊपर अमाउंट को गवर्नमेंट के घर में जाने की जगह। तो नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करते हैं, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पर रिवर्स चार्ज भी अप्लाई होता है। सर मैं आप लोगों को जब चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करके दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप फोकस करो सप्लाई पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे कभी कभी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस भी होता है, बिजनेस एसेट्स। जैसे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स माने आपका जो पुराना मशीन्स वगैरह है या परमानेंटली किसी को सेल कर दे रहे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, डिस्पोजल, बेसिकली डिस्पोज करना। परमानेंट ट्रांसफर और सेल ऑफ बिजनेस एसेट on which input tax credit has been availed will also be treated as supply even if there is no consideration received. GST is applicable to the sale of business asset only. It does not apply to the sale of personal land, building and other personal assets. Permanent transfer means transfer without any intention of receiving the goods back. Goods sent on job work or goods sent for testing certification will not qualify as supply as there is no permanent transfer. Donation of business assets or scrapping or disposal in any other manner other than as a sale that is for a consideration would also qualify as supply where ITC have been collected. मैं आपको समझाता हूँ सर, बेसिक बातें हैं। जैसे बिजनेस क्या होता है, कभी कभी अपना पुराना एसेट किसी को बेच देता है या फिर कभी कभी विदाउट कंसिडरेशन पे भी बेच देता है। और अगर आप उस पर्टिकुलर मशीन को परचेस करने के टाइम पे अगर आपने उसने आईटीसी अवेल कर लिया ना, आईटीसी अवेल मैंने ये चीज मैं आपको बेसिक्स में समझाया था और आईटीसी का एक स्पेशल चैप्टर आएगा वहां पर भी बताऊंगा। सिंपल बात है, मानो कि आपने 1 लाख का एसेट परचेस किया जिसमें आपने 18% का जीएसटी दिया, तो 1 लाख का 18% क्या होता है, 18,000, ठीक है। अब ये मशीन आपको बेचना नहीं है लेकिन आप इसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को फ्री में दे रहे हो या फिर कुछ दाम में बेच रहे हो, मैं यहाँ पर फ्री ही मान रहा हूँ। अगर ये एसेट आपको किसी को फ्री में भी परमानेंटली ट्रांसफर करो, इसको आप बाद में नहीं लेना है, ठीक है। जैसे अगर कोई टेस्टिंग के लिए दे रहा है, जॉब वर्क के लिए दे रहा है तो बाद में ले लेगा, उसे सप्लाई नहीं देते। लेकिन आप परमानेंटली उसको दे रहे हो, लेकिन आप इसके ऊपर ये जो 18,000 का जीएसटी पहले दिया था ना, ये आपके पास इनपुट क्रेडिट है। परचेस टैक्स का जो क्रेडिट होता है, जो आपको मैं बेसिक्स में भी समझाया, क्योंकि आपने पहले इस पर्टिकुलर एसेट पे क्रेडिट ले चुके हो। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस एसेट को परमानेंटली सेल करते हो ना तो इसे भी गवर्नमेंट सप्लाई नहीं देगा और उसके ऊपर वैल्यू करके आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है, ठीक है।
उसके ऊपर वैल्यू करके आपको जीएसटी चार्ज कर सकता है। यही कहने का काम कोशिश कर रहा है ये पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया। हेलो, কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। Yes. হালকা একটু ট্রিকি লাগছে। হালকা ট্রিকি লাগছে। এগুলো আমি আরো কেস স্টাডিজ করাবো, ঠিক আছে? আরো কেস স্টাডিজ করাবো, তখন আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এখানে জাস্ট একটা আমি ওভারভিউ দিচ্ছি। পার্মানেন্ট ট্রান্সফার এরকম হয় কি হয় না আমাকে বল। কি তোর কাছে একটা তুই বিজনেস করছিস, তোর মেশিন আছে, তুই মেশিনটা কেনার সময় জিএসটি দিয়ে কিনেছিস, সেটার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অ্যাভেল করেছিস জিএসটি ফাইলিং এ। তো বলতে এটা চাইছে কি তুই যদি ওই অ্যাসেটটা পরে বেচে দিস, পার্মানেন্টলি বেচে দিস বা ফ্রিতে বেচে দিস, ঠিক আছে, বিনা কনসিডারেশনে, গভর্নমেন্ট বলছে কি যদি তুমি ওই অ্যাসেটটাতে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অ্যাভেল করেছো, তাহলে ওই অ্যাসেট ওই পার্টিকুলার ট্রান্সফারটাকে আমরা সাপ্লাই মানব। ইন সিম্পল দিস ইজ দি কনসেপ্ট। যদি আইটিসি অ্যাভেল না করতো তাহলে মেবি এটাকে সাপ্লাই নাও কাউন্ট করা হতে পারতো, বাট আইটিসি অ্যাভেল করেছে, জিএসটিতে অলরেডি চলে এসেছে, তাহলে এটা সাপ্লাই আছে। বুঝতে পারলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। তুই একটু বেসিক্সে দেখবি, আমি যেখানে आईटीसी ব্যাপারে একটু डिस्कस করেছি ওই জায়গাটা একটু ख्याल করবি। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी बेसिक्स कर चुके हैं उनको आईटीसी का आइडिया तो हो ही चुका है, और जो लोग पहले मेरे पास आईटीसी का क्लास कर चुके हो, किसी किसी ने शायद किया होगा, कोई कोई रिकॉर्डिंग भी देखता है, नो दैट। तो अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा डिटेल्स में क्लास किए हो तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि आईटीसी का कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, आगे आगे जब मैं और केस स्टडीज करवाऊंगा आपको और क्लैरिटी होगी। एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको सप्लाई में बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था सर, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। क्या होता है ये कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट ऐसा है, जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं कि हम सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को, सिंगल नहीं सप्लाई करते, एक साथ मिला के सप्लाई करते हैं। मैंने एक आइटम नहीं है उसके अंदर, दो तीन आइटम अलग अलग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली जो सप्लाई सिंगल नहीं हो सकता, टुगेदर होता है, वो या तो कॉम्पोजिट होगा या तो मिक्स्ड होगा। अब इसमें भी फर्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जीएसटी परव्यू में। कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई में फर्क क्या है, आज जान लो सर, जिंदगी भर काम आएगा। कि से फॉर एग्जांपल a supply comprising two or more goods or service which are necessarily supplied in conjunction with each other as per the frequent business practice followed in that area. In other words, these items cannot be supplied individually. ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसको इंडिविजुअल सप्लाई पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लोग इंडिविजुअल इसको परचेस करना पसंद नहीं करता है। So there is a principal supply and a secondary supply in the whole transactions. In such case, the tax rate on the principal supply will apply on the entire supply. यही बात मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलने का कोशिश करता हूँ। जैसे दिवाली के टाइम पे इंडिया, ईस्ट इंडिया में इतना रिवाज नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, ये सब एरिया में दिवाली के समय में एक ट्रेडिशन है। दिल्ली मतलब नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, नॉट जस्ट कि दिल्ली राजस्थान, दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में रिवाज है कि ड्राई फ्रूट का गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है। आप लोग जानते हो सर, आजकल वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है, बट ये वेस्ट बंगाल का प्रॉपर कल्चर नहीं कि ड्राई फ्रूट का बॉक्स किसी को दिया जाए। हाँ सर, हमारे यहाँ पर तो रसगुल्ला दिया जाता है, मिठाई का पैकेट दिया जाता है, लड्डू, रसगुल्ला का हांडी ऐसे दिया जाता है। लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट बॉक्स दिवाली में दिया जाता है, जिसके अंदर ना सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, ड्राई फ्रूट बॉक्स होते हैं, रैपर करके दिया जाता है। बॉक्स एंड रैपर कैन नॉट बी सोल्ड इंडिविजुअल। मैंने ऐसा नहीं कि बॉक्स अलग से लो, रैपर अलग से लो और ड्राई फ्रूट्स अलग से लो, विदाउट द मेन कंटेंट विच इज ड्राई फ्रूट, है ना। तो ड्राई फ्रूट मेन कंटेंट, इनमें तीन प्रोडक्ट आ जाता है, ड्राई फ्रूट इज देयर, रैपर इज देयर, बॉक्स इज देयर। मेन कंटेंट क्या है? ड्राई फ्रूट। इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई।
और जिसका दाम हाईएस्ट होगा, जो मेन प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, हाईएस्ट नहीं बोला जाएंगे, जो प्रिंसिपल है, मैंने मेन प्रोडक्ट क्या है, ड्राई फ्रूट, इसका जो जीएसटी रेट है वही अप्लाई किया जाता है। ये सप्लाई comprise of 2 or more goods or service when the supplies are independent of each other and are not necessarily required to be sold together। यानी जरूरी नहीं कि इसको आप मिला के बेचो, जैसे ड्राई फ्रूट रैपर और बॉक्स मिला के ही बेचना पड़ेगा, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जिनको मिलके मतलब मिक्स करके बेचना जरूरत नहीं, बट फिर भी हम बेच सकते हैं। ये एक सेल बूस्ट करने का तरीका है। फर्स्ट कंडीशन टू बी मेड फॉर मिक्स सप्लाई इज दैट इट शुड नॉट बी ए कॉम्पोजिट सप्लाई। पहला बात तो ये कि कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए। इन सच केसेस द टैक्स रेट दैट इज हायर ऑफ द टू सप्लाईज विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर। जैसे कि क्रिसमस पैकेज, क्रिसमस के टाइम पे ये देखना सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो होता ही है, आजकल तो सर नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी इस तरह का गिफ्ट देने का, सेंटा क्लॉज का बड़ा, हम लोग तो हर त्योहार मानते हैं सर, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक ना एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट जरूर होता है ना। कोई बोलते हैं कि ये सब रिलीजन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सर इंसान रिलीजियन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं है। हम लोग तो जब जब देखते हैं नफरत के कारण करके भी बोलते हैं, लेकिन रिलीजियन को छोड़ के कोई बोलते हैं कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा, इसको लेके ना बहुत बवाल लगता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट कि रिलीजियन इम्पोर्टेंट। तो कोई बोलता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा लिबरल काइंड ऑफ होते हैं वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा धार्मिक टाइप के होते हैं या फिर जो थोड़ा कट्टर होते हैं वो बोलते हैं रिलीजियन इम्पोर्टेंट। तो मैं सोच रहा था कि पहला बात है कि सर ये रिलीजियन और कॉन्स्टिट्यूशन को कभी एक करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलीजियन कॉन्सेप्ट जो है ना सर, ये धर्म जो है ना, इसको लोग एक अलग लेवल में थे। आजकल लोग धर्म का मतलब सोचते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा सोचते हैं, लेकिन धर्म कोई ऐसा चीज नहीं है। धर्म तो हर इंसान का होता है, हर, जैसे कि पेड़ का धर्म होता है, वो छाया देता है, फूल देता है, फल देता है, वो उसका धर्म है। इंसान का धर्म होता है इंसानियत, लेकिन हम लोग उसको छोड़ के इंसानियत को भूल जाते हैं और बाकी सिर्फ चिल्लाते हैं, ये मेरा आइडेंटिटी, वो तुम्हारा आइडेंटिटी, मैं बड़ा तुम छोटा, ठीक है, जो भी हो। बट सर अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा एक पर्सनल मानना है कि जो रियल रिलीजियन होता है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये जो मार्केट में जो देखने को मिलते हैं वो वाला नहीं, जो मेन रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है वो मेन है सभी के लिए। आप पहले धार्मिक बनो। धार्मिक बनने का मतलब आपका धर्म, जैसे एक पेड़ का धर्म है कि वो छाया देगा, वो फल देगा, फूल देगा, वो आप उसका धर्म है। वैसे ही इंसान का भी एक धर्म है। अब उसका नाम हिंदू, जो हिंदू है वो हिंदुस्तान से इसलिए हिंदू है, ठीक है। यही कारण है, हम लोग हिंदू धर्म क्या है, हिंदुस्तान से हिंदू धर्म है ना, जगह का नाम हिंदू है तो फिर हिंदू धर्म बोलते हैं, इसमें क्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई धर्म बाद में, धर्म पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में, ये तो लॉ है। लेकिन सर लिबरल लोगों को पूछो वो क्या बोलेगा, जो कम्युनिस्ट होते हैं, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पहले, ठीक है, मैं वो नहीं बोलता, लेकिन वो तो तर्क करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अंदर से सोचो तो मतलब समझ में आए तो बोलो। सर ये सब ज्ञान मत बांटो, चलो आप पढ़ाओ। सो बाइंग ए क्रिसमस पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ केक्स, एडेड ड्रिंक्स, चॉकोलेट्स, सेंटा कैप्स एंड अदर गिफ्ट आइटम्स। सर मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सब अलग अलग भी बेचा जा सकता है? प्लीज टेल मी। हेलो, क्या ये सब आइटम अलग अलग बेच सकते हो? हाँ सर। यस, बिल्कुल बेचा जा सकता है, बिल्कुल बेचा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको पैकेट करके मिक्स करके बेचा जाता ही नहीं जाता, सेंटा क्लॉज का झोली बना के। हाँ सर। तो बाइंग ए क्रिसमस पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ केक्स, ड्रिंक्स, चॉकलेट, सेंटा कैप्स एंड अदर गिफ्ट आइटम्स, ये अलग भी बेच सकते हैं, पर फिर भी हम उसको मिक्स करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में जो सबसे हाईएस्ट रेटेड जीएसटी वाला प्रोडक्ट होता है ना, वही रेट सभी चीजों में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप मिक्स कर रहे हो। तो ऐसा ही होता है मिक्स सर्विस, मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आगे और भी चर्चा करेंगे सर, ये तो जस्ट आज एक कॉन्सेप्ट है, एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में पहले ही बोला, ठीक है। लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटीज, इसमें एक पूरा स्कोप दिया हुआ है।
ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, पहले भी बोल दिया सर, थोड़ा शॉर्टकट में बोला है। एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज सप्लाई सर्विस पर शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल्स में ही बताऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है। यहाँ पर एक और भी एक लिस्ट दिया, नेगेटिव लिस्ट, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन ट्रीटेड नाइदर एज द सेल ऑफ गुड्स नॉर सेल ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3, इसको नेगेटिव लिस्ट भी कहा जाता है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर कुछ, सॉरी, एम्प्लॉय जब अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, मैंने आप जब जॉब करते हो कंपनी में, तो एम्प्लॉय जो होता है ना, वही अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, तो ये सर्विस जीएसटी के अंदर नहीं आता। गिफ्ट अप टू 50,000 इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जीएसटी में नहीं आता। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटेरियम, मॉर्चरी, ठीक है, मैंने बेसिकली मरने के बाद का जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है ना, वो कांच के घर में रथ बोलते हैं उसको, पुष्पक रथ। उसके बाद और क्या जीएसटी और क्या। हाँ सर, जब तक इंसान जिंदा है, इसका पैसा, उसका पैसा, उसका पैसा, मरने के बाद किसका पैसा। हाँ, क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा। हाँ, ये भी कबीर जी का दोहा है सर, कभी सुन ला सर, बड़ा दिल को सुकून मिलेगा, मैं तो सुनता हूँ, ठीक है। बोलते क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, ठीक है। खाली हाथ ही आते हैं और खाली ही जाते हैं, जीएसटी तो दूर की चीज है। जो भी हो, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, ये सब जो भी है ना, ये सब जीएसटी के बाहर है। नेगेटिव लिस्ट, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर ऑफ ए डायरेक्टर इन ए बॉडी established by the central government or state government or local authority. Duty performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of constitution in that capacity. अगर कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में देश का किसी बड़े पद में बैठा हुआ है और कोई काम कर, उनको करना ही पड़ेगा, उनका उसका ड्यूटी है वो करना, वो सर्विस जो है ना, वो जीएसटी वगैरह में नहीं आता, ठीक है, और वो सप्लाई में भी काउंट नहीं होता। सेल ऑफ लैंड, लैंड में जीएसटी नहीं है सर, जमीन बेचने में स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट में रजिस्ट्री करने के टाइम पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, जीएसटी थोड़ी देना पड़ता है। सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी नहीं है, बिल्डिंग सेल करने के टाइम पे भी जीएसटी नहीं देना पड़ता है, बट हाँ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि if construction of complex building intended for sale to a buyer and part of the consideration is received before completions, then it will be treated as supply of service. माने मानो बिल्डिंग बुकिंग होता है ना सर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग बुकिंग होता है ना, तो बुकिंग अमाउंट के ऊपर जीएसटी देना पड़ सकता है, इसके ऊपर स्पेशल प्रोविजन है। लेकिन नॉर्मली बिल्डिंग सेल करने के टाइम पे कोई जीएसटी नहीं होता, वो भी अगेन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। एक्शनेबल क्लेम लाइक इंश्योरेंस वगैरह अदर देन लॉटरी, ठीक है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग छोड़ के बाकी चीजों में, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग में जीएसटी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम माने आपका अधिकार है क्लेम करना, जैसे आप लॉटरी जीतते हो, बेटिंग जीतते हो, गैम्बलिंग जीतते हो, एक्शनेबल क्लेम है ना। इंश्योरेंस में अगर आपका कोई क्लेम होता है, ठीक है, इस तरह का, तो एक्शनेबल क्लेम भी बेसिकली जीएसटी से बाहर रहते हैं नेगेटिव लिस्ट में, सप्लाई नहीं माना जाता, एक्सेप्शंस भी है। तो वही पूरा चीजें आपको बताया गया है कि सप्लाई क्या है, क्या सप्लाई के अंदर आता है, क्या नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है सर। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिमाग में गया सर? प्लीज मुझे बताओ। हेलो हाँ सर। यार सर, बस नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स चर्चा होगा, एकदम केस लॉ के साथ, सेक्शन के साथ। तो अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन वाइज एंड शेड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे, रेडी रहना, धमाका होने वाला है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का जो डिटेल्स एजुकेशन है वो थोड़ा बोरिंग जरूर है, बट काम का है। ठीक है सर, आज इतना ही है। आप लोग मेरे से ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं ये कलेक्ट कर लेना याद करके, बाकी स्टडी नोट्स जिनके पास है वो अपने से देख सकते हो, और जिनके पास नहीं है वो कंप्लीट नोट मेरे से कलेक्ट कर लेना। ओके सर, थैंक यू, आज इतना ही है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। ओके सर, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। टेक केयर राइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। यस आई एम, थैंक यू। सर वो एग्जीक्यूटिव का लास्ट डेट कब रजिस्ट्रेशन का? एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट
आई थिंक जुलाई के अंदर 1 जुलाई के अंदर कर लेना पड़ेगा। एक बार फिर भी मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। दोनों मॉड्यूल का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होता है या साथ में ही होता है? दोनों ग्रुप का एक साथ हो जाता है। ठीक है सर, मेरे को आप चेक करके बता दीजिएगा। हाँ तो ठीक है, मैं चेक करके तेरे को कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है बाय। यस बोलो सनन बोलो। सर ये नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ जी ठीक है, मैं भेज दूंगा नोट्स, थोड़ा व्हाट्सएप करके रख लो तो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।